प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के दो मोड्स, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बाय रिवोकेशन, बाय रिनंसिएशन एज वेल एज बाय कॉन्ट्रैक्ट। हाउ एंड हाउ का प्रिंसिपल हम लोगों ने अप्लाई किया था, और एज इट इज जैसे रिवोकेशन है वैसे ही रिनंसिएशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हम लोग आज देखेंगे नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला टर्मिनेशन देखा बाय डेथ। और यहाँ पे लिखा हुआ सेक्शन 201 एंड सेक्शन 209। सेक्शन 201 क्या कहता है, प्लीज गो थ्रू योर बेरा, मैं भी आपके समक्ष रखता हूँ। सेक्शन 201 कहता है एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड by principals revoking his authority, we have already done. By the agent renouncing the business of the agency, we have already done. Or by the principal of the agency being completed. अभी हम लोग आगे चल के on completion of business of agency पढ़ेंगे, और आगे कहता है by either the principal or the agent dying. इसका मतलब क्या हो बच्चों, या तो प्रिंसिपल या तो एजेंट, या देखिए हमने यहाँ स्पष्ट लिखा ईदर प्रिंसिपल और एजेंट, दोनों में से अगर किसी का भी मृत्यु हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। द एजेंसी ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड इफ ईदर द प्रिंसिपल और द एजेंट डाइज। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एजेंसी अपने आप टर्मिनेट कर जाती है। लेकिन साथ ही में हमने लिखा है बच्चों सेक्शन 209, जिसमें लिखा है इम्पोजेस इक्विटेबल ड्यूटी ऑन एजेंट। ये किस तरह का सामयिक कर्तव्य है जो कि किसी अधिकर्ता के ऊपर अधिरोपित करता है। सेक्शन 209 सामयिक कर्तव्य है क्या, सामयिक कर्तव्य एजेंट के ऊपर क्या अधिरोपित है, ये सेक्शन 209 बताता है। तो हम लोग डायरेक्ट में सेक्शन 209 पढ़ेंगे। सेक्शन 209 कहता है बच्चों, व्हेन एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय प्रिंसिपल डाइंग और बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का हम लोग इनकम्पिटेंट टू एक्ट में देखेंगे, अभी केवल हम डाइंग डेथ वाले इशू पे डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है व्हेन एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय प्रिंसिपल्स डाइंग द एजेंट इज बाउंड टू टेक। एजेंट इज बाउंड टू टेक बच्चों, इट इज अ रिस्ट्रिक्शन कह सकते हो, या कह सकते हो ये एक तरीके का ऑब्लिगेशन है एजेंट के ऊपर। द एजेंट इज बाउंड टू टेक ऑन बिहाफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज लेट प्रिंसिपल। जैसे ही कोई प्रिंसिपल डाई करेगा वैसे ही उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा उस एजेंसी में, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उस रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पर all reasonable steps for the protection and preservation of the interest of the principal। जो भी प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा, जितने भी युक्त स्टेप उठाने पड़ेंगे वो एजेंट को करना है। ये एक तरीके का सामयिक कर्तव्य है जो कि एजेंट के ऊपर सेक्शन 209 अधिरोपित करता है अगर उसका प्रिंसिपल डाई कर जाता है। तो ये हो गया एक सामयिक कर्तव्य कि डेथ के सिचुएशन में अगर प्रिंसिपल या एजेंट डाई कर जाता है तो एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर जाती है। अब अगला पॉइंट है बच्चों, ऑन बिकमिंग इनकम्पिटेंट टू एक्ट। जैसे ही इनकम्पिटेंसी की बात आती है और कॉन्ट्रैक्ट में बात आती है, वैसे ही हम लोग सीधे सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहुंचते हैं। सेक्शन 11 और सेक्शन 12 क्या कहता है बच्चों, हम लोग डायरेक्ट में सेक्शन 11 देखेंगे तो सेक्शन 11 कहता है कि हु आर द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो उसमें कहता है बच्चों, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। दो चीजें हैं, पहला वो तो मेजॉरिटी की बात है, वो यहां एप्लीकेबल नहीं करती। साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। साउंड माइंड के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सेक्शन 12 नीचे 11 के नीचे सेक्शन 12 है, वो डिस्कस करता है। लेकिन साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की बात आती है। तो जैसे हमने ये देखा कि ऑन बिकमिंग इनकम्पिटेंट टू एक्ट सेक्शन 201 से ये आता है। सेक्शन 201 कहता क्या है बच्चों, कहता है कि एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय प्रिंसिपल्स रिवोकिंग एजेंट्स रिनंसिएशन, बिजनेस ऑफ एजेंसी कंप्लीटेड ईदर ऑफ एजेंट और प्रिंसिपल डाइंग और बिकमिंग अनसाउंड माइंड। ध्यान दीजिए, यही अनसाउंड माइंड जो यहाँ है वो हम लोग सेक्शन 11 से उसका आशय निकालना है। और आगे कहता है और बाय द प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एंड इनसॉल्वेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो मतलब क्या हुआ, वहां दो चीजें थी, एक साउंडनेस की बात करता था एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ करता था। वही बात यहां कह रहा है, अनसाउंड माइंड है अगर तो एजेंसी टर्मिनेट कर गई, अगर प्रिंसिपल एडजुडिकेटेड है इंसॉल्वेंट
तो भी एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर जाएगी, एजेंसी का पर्यावसान हो जाएगा, अभिकरण का समाप्त हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट ऑन बिकमिंग इनकॉम्पिटेंट टू एक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है बच्चों, यहां पर जो ये लिखा हुआ है बाय ईदर द प्रिंसिपल और एजेंट डाइंग और बिकमिंग अनसाउंड माइंड, तो इसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड प्रिंसिपल और एजेंट दोनों पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन आगे जो कहता है और बाय द प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एंड इनसॉल्वेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इंसॉल्वेंसी का जो राइडर है, इंसॉल्वेंसी का जो रिस्ट्रिक्शन है, इंसॉल्वेंसी का जो पॉइंट है, वो केवल और केवल प्रिंसिपल पे लागू होता है। एजेंट का जिक्र सेक्शन 201 इज साइलेंट। सेक्शन 201 एजेंट की बात नहीं करता, शायद इसलिए इसकी बात नहीं करता बच्चों। अगर आप सेक्शन 184 में जाओगे तो वहां आपको पता चलेगा हु कैन बी एन एजेंट। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां कंपिटेंसी की बात ही नहीं है एजेंट के लिए, इसीलिए शायद इसमें और सेक्शन 184 में क्लैश ना हो, इसलिए यहां पर एजेंट शब्द को लेजिस्लेचर ने बहुत खूबसूरती से हटा दिया, बहुत अच्छे तरीके से यहां पे डील किया। और 184 चूंकि इससे हिट कर जाता, इसलिए एजेंट शब्द को यहां से हटा दिया और वहां 184 में कह दिया कि एनीवन कैन बी एन एजेंट। लेकिन कुछ कंडीशन कर दिया कि एजेंट कब कंपिटेंट होना चाहिए, कब लाइबिलिटी बन जाएगी एजेंट और प्रिंसिपल के कंटेक्स्ट में, थर्ड पार्टी के कंटेक्स्ट में, वो आगे जाके बताता। लेकिन 184 कहता है कि एनीवन कैन बी एन एजेंट, इसीलिए यहां पर उसके इंसॉल्वेंसी की बात नहीं की। अब आगे चलते हैं बच्चों। तो अगला इसमें लिखा है मैंने सेक्शन 209 इंपोजेस इक्विटेबल ड्यूटी ऑन एजेंट। वही जैसे सेक्शन 201 के डेथ के केस में एक सामयिक कर्तव्य अधिरोपित करता है, उसी तरीके से इनकम्पिटेंसी के केस में भी सामयिक कर्तव्य अधिरोपित करता है सेक्शन 209। और सेक्शन 209 कहता है कि when an agency is terminated by principals dying or becoming of unsound mind, the agent is bound to take। जैसे ही प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड हो जाएगा, एजेंट का एक सामयिक कर्तव्य हो जाएगा कि वो ऑल रीजनेबल स्टेप्स उठाए फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे बच्चों ऑन कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। बहुत सिंपल है, when the subject matter for which the agency has been created, the purpose of the agency is completed, the purpose of the agency has been accomplished, then the agency automatically comes to an end। सीधे सीधे कहता है सेक्शन 201 कि ऑन कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, सेक्शन 201 सीधे कहता है द बिजनेस ऑफ द एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, एजेंसी गॉट टर्मिनेटेड, एजेंसी का पर्यावसान हो जाएगा, समापन हो जाएगा। आगे चलेंगे ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए एजेंसी का सृजन हुआ था, क्रिएशन हुआ था, वो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय कर गया। तो जब डिस्ट्रॉय कर गया तो एजेंसी अपने आप समाप्त हो गई। अगला है बच्चों ऑन वॉर। ऑन वॉर बच्चों एक केस का हम नाम आपको लिखवाएंगे और उस केस का नाम आप लिखेंगे और सीधे सीधे उस केस में कह दिया गया कि एजेंसी टर्मिनेट कर जाती है। बच्चों केस का नाम है GL किलकर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अगेन आई एम रिपीटिंग, GL किलकर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1971 सुप्रीम कोर्ट का केस है बच्चों। कहता है एन एजेंसी एंडेड ऑटोमेटिकली, एन एजेंसी एंडेड ऑटोमेटिकली when a war broke out, when a war broke out between two countries to which principal and agent respectively belonged। जहां प्रिंसिपल और एजेंट रहते हैं, अगर दोनों कंट्रीज के बीच में कोई वॉर हो जाता है, कि सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर जाएगी। अब आगे हम लोगों ने टॉपिक देखा बच्चों इर्रेवोकेबल एजेंसी का। इर्रेवोकेबल एजेंसी क्या है? ये एक ऐसी परिस्थिति है बच्चों की एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता। और जो कंसर्निंग सेक्शन है वो कंसर्निंग सेक्शन है सेक्शन 202, सेक्शन 202। सेक्शन 202 क्या कहता है बच्चों? सीधे हम लोग चलेंगे। Where the agent has himself an interest in the property, हमने यहां लिखा बच्चों, where the agent has himself an interest in the subject matter of agency, the agency is said to be coupled with interest। मतलब एजेंसी में उस एजेंट का इंटरेस्ट निहित तो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एजेंसी को आप रिवोक नहीं कर सकते, प्रिंसिपल रिवोक नहीं कर सकता। इसके साथ ये जो बच्चों इलस्ट्रेशन दिया है ना, ये इलस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से इसको डिफाइन करता है।
लेकिन यहीं पर एक स्पेशल चीज भी है। सेक्शन कहता है बच्चों कि द एजेंसी कैन नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डज दिस मीन? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में बच्चों एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट भी टर्मिनेट कर जाती है। लेकिन कब टर्मिनेट नहीं करती है वो सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं बच्चों। अगर हम इलस्ट्रेशन पे देखेंगे तो इलस्ट्रेशन कहता है बच्चों, ए गिव्स अथॉरिटी टू बी टू सेल एज लैंड एंड टू पे हिमसेल्फ। ए बी को अथॉरिटी देता है, भैया जमीन बेच दो और अपने आप को ले लो, आउट ऑफ द प्रोसीड्स द डेट ड्यू टू हिम फ्रॉम ए के पास से जो डेट ड्यू था। ए कैन नॉट रिवोक दिस अथॉरिटी। अब ए इस अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो जो ड्यू है बी का वो प्राप्त नहीं कर लेता। नॉर कैन इट बी टर्मिनेटेड बाय हिज इंसैनिटी और डेथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, इट मींस व्हाट? इंसैनिटी और डेथ पे अंडरलाइन कर लो। इट मींस एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय द प्रिंसिपल्स इंसैनिटी और डेथ आल्सो। मतलब क्या हुआ? लीगल एयर भी उसके लिए लाइबल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उसके लिए लाइबल होंगे अगर एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है। इसका समान उदाहरण है, मान लीजिए कि मैंने किसी का लोन लिया है, लोन लेके मैंने कहा अब मैंने लोन लिया हुआ है, मैं लोन नहीं दे पा रहा हूं ड्यू टू सम इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, मेरे पास फंड नहीं है। मैंने कहा भैया लखनऊ में जो मेरा फ्लैट है मिस्टर एजेंट, आप उस फ्लैट को बेच दीजिए और उस फ्लैट को बेच के अपना जो पैसा है वो ले लीजिए। एकदम सेम इसी पे सेक्शन 202 के इलस्ट्रेशन ए पर निर्भर करता है। मैंने कहा कि भैया उस फ्लैट को बेच दो और अपना पैसा ले लो, जो शेष बचेगा मुझे दे देना। अब क्या हुआ? जो फ्लैट मेरा लखनऊ में है उस फ्लैट में मेरे एजेंट का इंटरेस्ट निहित हो गया, इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब उसका हित उसमें निहित हो गया। जब उसका हित निहित हो गया तो ऐसी स्थिति में मेरे मरने, सॉरी मैं मर नहीं रहा, बट मेरे मरने या मेरे इंसेन होने पर भी ये एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी बच्चों, और न ही इस तरह की एजेंसी को मैं रिवोक कर सकता हूं। तो इट्स ऑल अबाउट एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। यहां हम लोगों ने 3 केसेस लिखे हैं बच्चों, 3 केसेस लिखे हैं, कार्टर वर्सेस वाइट, वॉटसन वर्सेस किंग, एलन वर्सेस हॉस्टन। इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कार्टर वर्सेस वाइट का केस मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं तुमसे। कहता है स्वामी अपने अभिकर्ता का ऋणी था। स्वामी अपने अभिकर्ता, वही मैं जो एग्जांपल दिया था, प्रिंसिपल अपने एजेंट का कुछ डेटर था, लोन लिया हुआ था। उसने अभिकर्ता को एक एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज दिया और कहा कि उस लेखक का नाम भर लीजिएगा, प्राधिकार दे दिया, एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसा करने के पूर्व ही मालिक का देहांत हो गया, अभिकर्ता का अधिकार समाप्त नहीं होता है, बिकॉज उस जो एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें उस एजेंट का हित निहित कर गया था एंड इट बिकम्स एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, यह जो पूरा एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट का कंसेप्ट है, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम कंट्रोवर्सी। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस पे आई, और कंट्रोवर्सी आई वॉटसन वर्सेस किंग में लॉर्ड एलनबरो के। लॉर्ड एलनबरो ने कहा हाउ कैन अ वैलिड एक्ट बी डन इन द नेम ऑफ अ डेड मैन। अब ध्यान दो बच्चों, अगर प्रिंसिपल डेथ कर जाता है, डाई कर जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में ही इज नॉट अलाइव, और हो क्या रहा है? उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर की जा रही है। तो कैसे किसी व्यक्ति के एब्सेंस में उसकी प्रॉपर्टी उसी के बिहाफ पे ट्रांसफर की जा रही है? इस तरह का एक क्वेश्चन मार्क लॉर्ड एलनबरो ने लगाया और कहा कि हाउ कैन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डन इन द नेम ऑफ अ डेड मैन। वो व्यक्ति तो मर चुका है, लेकिन वो एजेंट किसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है? वो उसी डेड मैन के कहने के अनुसार ही एक्ट कर रहा है। इसी में बच्चों पॉवेल ने अपने किताब लॉ ऑफ एजेंसी में 1961 में सेकेंड एडिशन में उन्होंने लिखा था कि द डिसीजन ओवरलुक्स द फैक्ट दैट एन अथॉरिटी कपल्ड विद एन इंटरेस्ट इज रियली अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है क्या? सामान्य तौर पर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, नथिंग मोर देन दैट। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों जो कि एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट में आती है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि व्हेन रिवोकेशन वुड कॉज द एजेंट पर्सनल लॉस। देखो बच्चों, हम लोग इररिवोकेबल एजेंसी पढ़ रहे हैं, मतलब कौन सी एजेंसी अब रिवोक नहीं की जा सकती। तो सबसे पहला क्या, जब एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है, जब एजेंट का उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट निहित हो जाता है तो वह एजेंसी रिवोक नहीं की जा सकती। और दूसरा कहता है कि व्हेन रिवोकेशन वुड कॉज द एजेंट पर्सनल लायबिलिटी। सॉरी, यहाँ पे एजेंट होगा बच्चों, एजेंट हो गया है, एजेंट होगा, सॉरी, एजेंट पर्सनल लॉस। अगर एजेंट का पर्सनल लॉस हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में भी रिवोकेशन नहीं हो सकता।
इसके लिए हम लोग देखेंगे बच्चों, इसके लिए हम लोगों ने लिखा है इलस्ट्रेशन ए टू सेक्शन 204। इलस्ट्रेशन ए सेक्शन 204, A authorizes B to buy 100 bales of cotton on account of A। A B को कहता है भैया 1000 बेल्स ऑफ कॉटन खरीद लो, गांठें खरीद लो, और उसके बाद कहता है किसके बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे, and to pay out of A's money remaining in B hand, और जो मेरा पैसा तुम्हारे हाथ में है मिस्टर बी, उसी से उसका पैसा दे देना। बी खरीद लेता है, जो उसका एजेंट होता है, अपने नाम पे खरीदता है, so as to make him self personally liable। ध्यान दो बच्चों, इससे पहले जो ऑडियो मैंने ई पाठशाला पे डाला है जिसमें लाइबिलिटी ऑफ एन एजेंट डिस्कस किया है, उसमें मैंने पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट डिस्कस किया था। जब वो अपने प्रिंसिपल के नाम को नहीं डिस्क्लोज करता है और अपने नाम पे चीजों को खरीदता है, तो एट दैट टाइम प्रिंसिपल इज नॉट लाइबल, एजेंट इज पर्सनली लाइबल। तो पर्सनली लाइबल अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा है, ई पाठशाला के वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे वो अपलोडेड है। तो अब ऐसी स्थिति में कह रहा है कि जो भी मेरा पैसा बी तुम्हारे पास है, उस पैसे से लेके और 100 बेल्स ऑफ कॉटन को पे कर दो। बी बाई करता है लेकिन अपने नाम पे करता है, इन ऑर्डर टू पर्सनली लाइबल है, अपने आप को पर्सनली लाइबल ठहराने के लिए। तो इलस्ट्रेशन कहता है ए कैन नॉट रिवोक बीज अथॉरिटी सो फार एज रिगार्ड पेमेंट ऑफ द कॉटन। अब चूंकि उसकी पर्सनल लाइबिलिटी हो रही थी, इसलिए मिस्टर ए रिवोकेशन नहीं कर सकते, वो अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकते। दिस इज ऑल इररिवोकेबल एजेंसी। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों